धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल भी इस मुद्दे को आपके सामने रखा था धाकड़ खबर ने, क्योंकि परसों खबर आई थी कि रूस ने इन दोनों देशों के बीच, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच शांति समझौता करा दिया है। लेकिन कुछ ही घंटे बाद तस्वीर बदल गई। तो कल खबर रखी। आज की ताजा खबर यह है कि मामला और आगे बढ़ गया है। 9 लोग मारे जा चुके हैं, 30 से ज्यादा लोग घायल हैं और जंग लगता है अब इन 2 मुल्कों से निकलकर कई और मुल्कों तक फैलने जा रही है। तो बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि रूस की जो कोशिशें थी, क्या वो फेल हो गई हैं? और इन लोगों के बीच आपसी समझौता जो कराया गया था वो क्यों फेल हो गया है? एक चीज ये भी उभर रही है कि मुस्लिम दुश्मन होने के बावजूद इजराइल इन दोनों मुल्कों की लड़ाई में मुस्लिम देश के साथ क्यों खड़ा हुआ है, उस पर भी गौर करने की कोशिश करेंगे। कल भी इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े थे शहाबुद्दीन याकूब साहब, जो फिलहाल ब्लूमबर्ग न्यूज के मैनेजिंग एडिटर हैं और इसके अलावा पहले से वो न्यूज नेक्स्ट नेटवर्क के नाम से एक चैनल चला रहे हैं जिसका वो एडिटर हैं। आप इनके चैनल पे जाकर इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से जान सकते हैं, क्योंकि धाकड़ खबर 10 से 12 मिनट के अंदर ताजा अपडेट जो होते हैं उनसे आपको रूबरू कराता है। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। जी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल तो आप सना खान पे भी दबा के स्टोरी कर रहे हैं कि वो क्यों फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के चली गई है ज़ाहिरा वसीम की तरह। हाँ, वो मैं समझता हूँ कि आपके व्यूवर्स को उसमें कई नए एंगल मिलेंगे, उनको देखना चाहिए। चलिए वो आपके चैनल पे आएंगे, देखेंगे। लेकिन फिलहाल की जो ताज़ा हालात हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 9 लोग मर चुके हैं, 30 लोग घायल हैं, वो क्या हालात है मैं जानना चाहूंगा। इस वक्त जो सीज फायर रशिया की मदद से जो कराया गया था, आप उसे कह सकते हैं कि सीज फायर मुकम्मल तौर से नाकाम हो गया है। उसकी वजह यह है कि 10 अक्टूबर को सीज फायर हुआ था और आज 12 अक्टूबर है। इतने दिनों के अंदर अभी तक दोनों तरफ से एक दूसरे को एक्यूज करने की कोशिश की जा रही है और इस बीच जो है 9 लोग की मौत हो गई है, 33 के आसपास लोग जख्मी हैं और दोनों तरफ से अभी जो है वो यानी जंग जारी है। तो आप ये कह सकते हैं कि सीज फायर का कोई इम्कान अभी नहीं है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अभी आगे बढ़ेगी जंग। यहीं से सवाल पैदा होता है कि आखिर शांति समझौता जो कराया गया था, युद्ध विराम जो कराया गया था, वो महज कुछ घंटों के भीतर धराशायी क्यों हो गया? क्या रूस जो है सही तरीके से समझौता नहीं करा पाया दोनों देशों के बीच? नहीं, असल में उसको समझने के लिए जानना जरूरी है कि आर्मीनिया के जो रूस के साथ जो डिफेंस पैक्ट था, उसमें आर्मीनिया की कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश मौजूद थी कि रशिया बिल्कुल सामने आकर, और जिस तरह तुर्की एक तरह से आज़रबाईजान को सपोर्ट कर रहा है, तो उनका आर्मीनिया की ये ख्वाहिश कहीं ना कहीं ये दिखाई देती है कि वो चाहता था कि उस डिफेंस पैक्ट के हवाले से रशिया सामने आता और खुलकर हमारी मदद करता। लेकिन रशिया नहीं आया, बल्कि रशिया ने कहीं ना कहीं ये कह दिया कि भाई हमारा आर्मीनिया के ताल्लुक से आपके साथ पैक्ट है, नगोर्नो काराबाख के ताल्लुक से आपके साथ पैक्ट नहीं है। उसके अलावा शुरू में जब रशिया ने कहा कि भाई आप दोनों फॉरेन मिनिस्टर आए और मिलकर बात करें, तो उसमें आर्मीनिया ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर पुतिन ने इनको वहां बुलाया। तो इससे ये लग रहा है कि एक तरह से जोर जबरदस्ती बात रखने के लिए आर्मीनिया जाके उस बातचीत में शरीक तो हुआ, लेकिन इंटेंशनली वो जंग कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और इसको आप इससे भी समझ सकते हैं कि बीबीसी के एक रिपोर्टर ने जब वहां आज़रबाईजान के किसी एक फौजी से बात की कि जंग क्यों नहीं रोक रही है, सीज फायर पे अमल क्यों नहीं हो रहा, तो उसने कहा कि देखिए, सीज फायर रुकने का एक डर ये भी है कि अगर सीज फायर रुक गया तो जंग फिर 2 दिन 4 दिन के बाद कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन इस बीच आर्मीनिया जो है अपने लिए और ज्यादा असलहा से लेके और दूसरी जो मदद है वो जुटा लेगा। पहली वजह उभर के आई आपकी बातचीत से कि आर्मीनिया शांति समझौते के लिए तैयार नहीं था। रूस के दबाव में आकर जरूर वो समझौता करने को तैयार हुआ, लेकिन उस समझौते पे वो कायम नहीं रहा, जो एक बड़ी वजह है। लेकिन अब एक आरोप आर्मीनिया पे लग रहा है इस मामले में कि वो सीरिया से लड़ा के ले आया है, अजरबैजान से लड़ने के लिए लड़ा के ले आया। तो एक ईसाई मुल्क मुस्लिम लड़ा के ला रहा है, ये क्या कहलाता है जी? जी, इंटरनेशनल जो मीडिया है वहाँ कहीं ना कहीं इस तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि दोनों ने इसको डिनाई किया है, इसलिए कि शुरू में तो ये इल्ज़ाम लगा था आज़रबाईजान पे और तुर्की पे कि वो लीबिया से और सीरिया से इस तरह के जंगजू लेके आ रहे हैं। इन्होंने डिनाई किया था, लेकिन अब
ये इल्जाम आर्मीनिया पे लग रहा है कि आर्मीनिया की फौज जिस तरीके से मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आजकल क्या है कि किराए के भी जंगजू मिल जाते हैं। और आप ये लीबिया से लेके सीरिया से लेके हर जगह आप देखेंगे कि आजकल इस तरह के मिलिट्री फोर्स आ गई है कि जो पैसे लेकर आपको जंगजू भेजती है और वो आपके बिहाफ पे लड़ते हैं। तो ये इस वक्त बात चल रही है कि लेबनान से, सीरिया से और इस तरह की जगहों से जो है वो इस तरह के जंगजू लाने की कोशिश की जा रही है, और ये गालिबन जो है ये शायद मुस्लिम है, इसलिए कि उनका मानना है कि मैदान जंग में मुस्लिम फोर्स का मुकाबला करने के लिए अगर सामने भी मुस्लिम हो तो ये जंग ज्यादा कामयाबी से लड़ी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे अजरबैजान की जो फौज है वो अपने मुल्क के लिए लड़ रही है, जो भाड़े वाले हैं वो पैसे के लिए लड़ रहे हैं। क्या वो उस भावना से लड़ पाएंगे आर्मेनिया के लिए? नहीं, उनको तो भावना तो नहीं होगा, वो तो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि भावना ना होना भी एक ज्यादा खतरनाक है। उसकी वजह यह है कि उनका एक ही मकसद होता है कि हमने पैसा लिया है और अब पैसा लेकर हमें जंग इस तरह लड़ना है कि इसको कामयाबी तक लेके जाना है। इसलिए कि उनको इस बात का भी डर रहता है कि अगर हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया जो उनसे एक्सपेक्टेशन है, तो हो सकता है कि उनको कह दें कि भाई हमने जिस लिए आपको पैसा दे रहे हैं आप वो काम नहीं कर रहे हैं। तो वो तो जंगजू लोग होते हैं और उनको ट्रेन ही इस तरह किया जाता है कि वो उनका सिर्फ मैदान जंग में ये होता है कि हमें बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देना है। चलिए, ऐसी एजेंसियां भी पैदा हो गई हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म भी पैदा हो गए हैं जो ऐसे जंगजू तैयार कर रहे हैं। अब मुल्कों को आने वाले टाइम में अपनी कोई फौज पे ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाड़े पे बुला लीजिए जहां से जितने लोग चाहिए। नया धंधा निकल के आया है ना, कुछ लोग हथियार बेच रहे थे तो कुछ लोगों ने आदमी तैयार करना शुरू कर दिया। यहां से अब हम चलना चाहते हैं इसराइल की तरफ। इस पूरी लड़ाई में इसराइल जो एक मुस्लिम दुश्मन होने की अपनी बड़ी पहचान रखता है और रखना चाहता है, वो अजरबैजान यानी कि एक मुस्लिम मुल्क के साथ खड़ा हुआ आर्मेनिया के खिलाफ। ये क्या माजरा है? ये माजरा ये है कि आप इसे इस तरह समझिए कि जो अजरबैजान है, अजरबैजान ये ईरान का पड़ोसी मुल्क है, दूसरी तरफ रशिया का पड़ोसी मुल्क है, आर्मीनिया का पड़ोसी मुल्क है, और अगर आप ये देखें इसराइल का यहाँ पे बड़ा ही स्ट्रेटेजिक जो है उसके इंटरेस्ट है। एक तो यह है कि अजरबैजान और ईरान के अंदर खुद ताल्लुकात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। अजरबैजान के लोग ये मानते हैं कि ताल्लुकात आर्मीनिया से हैं। तो उसके अलावा अजरबैजान का जो है एक सेकुलर कंट्री है, जबकि ईरान जो है वो एक तरह से थियोक्रेटिक कंट्री माना जाता है। तो अजरबैजान उस खित्ते में इसराइल के लिए एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसके स्ट्रेटेजिक उसमें इंटरेस्ट हैं। उस वजह से ईरान को कभी भी थ्रेट करना हो तो जो है वो उसके काम आ सकता है। तो अजरबैजान के को सामने रखकर ईरान पर एक दबाव आसानी से इसराइल बना सकता है। उसके अलावा यह है कि अजरबैजान जो है वो बहुत सारे मामलों में ईरान के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। यानी आप देखिए खुद हिजबुल्लाह को लेकर जो है वो अजरबैजान हमेशा हिजबुल्लाह एंटी हिजबुल्लाह रहा है। यानी इस तरह के जो फोर्सेज या प्रॉक्सीज जो ईरान ने तैयार कर रखे हैं, अजरबैजान हमेशा उसकी मुखालफत करता रहा है। तो यहाँ पे वो किसी हद तक इसराइल के इंटरेस्ट को एक तरह से वो इसराइल देखता है कि इसलिए कि इसराइल उधर हिजबुल्लाह के खिलाफ है। ये वाकई में ईरान को सामने रख के इसराइल ये सब कर रहा है, या उसके ताल्लुकात अजरबैजान से इसलिए बेहतर है कि उससे तेल लेता है और वो उसको हथियार भेजता है? नहीं, जब मुल्कों के आपस के जो ताल्लुकात होते हैं उसमें कई सारे डायमेंशंस होते हैं, और उसके कई डायमेंशन हैं। एक तो आपने कहा कि जैसे सिक्योरिटी कोऑपरेशन उनके दरमियान है कि वो उनको तेल देंगे, वो उनको सिक्योरिटी एक तरह से कोऑपरेशन देंगे। दूसरा ये देखिए कि अजरबैजान ने जब सबसे पहले एक्सेप्ट किया इसराइल को, वहाँ पे नेतन्याहू भी विजिट कर चुके हैं उनके बाकू का, और इस तरह तो उससे उन्होंने मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनको एक मैसेज देने की बहुत पहले से कोशिश इसराइल कर रहा था कि भाई एक दूसरा मुस्लिम कंट्री होकर अगर हमारे साथ इतना क्लोज रिलेशनशिप बना सकता है तो आप क्यों नहीं बना सकते। तो एक तो वहां से, दूसरा यह है कि वहां से उन्होंने आर्मीनिया को, रशिया को, ईरान को भी एक तरह से उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की इसराइल ने कि भाई हम आपके पड़ोस में आके बैठे हुए हैं, एक ऐसा कंट्री है जो हमारे साथ इस लेवल का कोऑपरेशन और रिलेशनशिप रखता है। तो ये कहीं ना कहीं, और ये ईरान के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। उसकी वजह यह है कि अजरबैजान के फॉरेन पॉलिसी में एक ग्रेटर अजरबैजान का कॉन्सेप्ट मौजूद है। उससे लोग ये कहते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है कि अजरबैजान कल को कोई अगर बहुत ज्यादा स्टेबल और स्ट्रांग हो जाता है और
नगोर्नो काराबाख का अगर जो उनका इशू है अगर वो हल हो जाता है तो हो सकता है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी में जो पहले से मौजूद ग्रेटर आज़रबाईजान का कॉन्सेप्ट है उसको हवा दी जाए। और हो सकता है कि इसराइल जो है जब वो जानता है कि आज़रबाईजान और ईरान के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं तो जी वो इसको बहाना बनाकर कभी भी ईरान पर जी, दबाव बना सकता है। यानी वो ग्रेटर आज़रबाईजान का जो सपना सजाए बैठे हैं उसको पूरा कर सकते हैं इसराइल के थ्रू। लेकिन यहाँ ये कहना क्या गलत होगा सर कि दोनों मुल्कों में, ईरान में और आज़रबाईजान में शिया हैं, तो एक तरफ का शिया इसराइल के साथ और दूसरी तरफ का शिया इसराइल के खिलाफ, क्या ये भी सोचा जा सकता है? जी, असल में जो जियोपॉलिटिकल है उसमें इस वक्त जब दोनों कंट्री के अंदर एक ही तरह के लोग हों, यानी एक ही मजहब एक ही अकीदे के मानने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे मसला रिलीजन से हटकर जो है जियोपॉलिटिकल है। यानी कि ग्रेटर जो आज़रबाईजान का कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा उनके लिए अहम है, इसलिए कि दोनों तरफ शिया पॉपुलेशन मौजूद है। लेकिन इस वक्त आज़रबाईजान की जो हुकूमत है या जो लोग हैं उनका अपना सपना यह है कि भाई हमारे जो 2 करोड़ के पॉपुलेशन के साथ जो साउथ आज़रबाईजान है जो इस वक्त ईरान के कब्जे में है, अगर वो हमें मिल जाता है तो हम एज ए कंट्री ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और हमारा ग्रेटर आज़रबाईजान हो जाएगा। तो वहाँ पर आप देखिए कि ये मुल्कों के जो अपने इंटरेस्ट हैं उसमें आप कल तक ये कहा जाता था कि भाई मुसलमान मुसलमान के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे ये है कि एक ही अकीदे के 2 मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ खड़े। ये इनके आपस के इंटरेस्ट हैं और ऐसा पहले भी देखने को मिला है, सुन्नी मुल्क और सुन्नी मुल्क से लड़ते रहे हैं। लेकिन एक चीज अब मैं आपसे क्लियर समझना चाहता हूं, आज़रबाईजान को लगता है कि वो इसराइल के रास्ते अमेरिका तक अपनी पहुंच बना सकता है और इसराइल को लगता है कि वो आज़रबाईजान के जरिए ईरान के करीब जाकर बैठ सकता है। क्या ऐसा है? ये बहुत हद तक है, बिल्कुल ऐसा आप कह सकते हैं कि है। उसकी वजह यह है कि यूएस का आज़रबाईजान के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन रहा है और आप अगर देखें कि अफगान जो जंग चलती रही है इसमें उनके हवाई रास्तों के जरिए, उनके ज़मीनी रास्तों के जरिए यूएस जो है वो बहुत सारे अपने ट्रूप्स और बहुत सारे जो वेपन्स हैं वो अफगानिस्तान लाता रहा है। तो यूएस के साथ तो उसके बड़े रिलेशन है। दूसरी बात है आज़रबाईजान कोई बहुत बड़ा मुल्क देश भी नहीं है उसके, लेकिन उसका एक पड़ोसी आर्मीनिया है, उसके साथ उनका कन्फ्लिक्ट बहुत पिछले 30 सालों से चला आ रहा है। तो ऐसे में इसराइल और यूएस यानी अमेरिका ये दुनिया के बहुत ही पावरफुल कंट्री हैं, इसलिए इस इंटरेस्ट को सामने रखता है कि अगर मैं इन दोनों के साथ अपने ताल्लुकात बहुत अच्छा रखता हूं और साथ में रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात को मेंटेन करके लेके जाता हूं तो उसको एक तरह से आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट मिलता है। और कोई भी कंट्री अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हो, खासतौर से उसका एक दोनों तरफ यानी ईरान की तरफ भी और आर्मीनिया की तरफ, दो तरफ से जब उसको थ्रेट हो तो ऐसे में उसे अपने इंटरेस्ट को देखना ज्यादा जरूरी होता है और इसी वजह से वो इसराइल और अमेरिका के साथ है। इस पे हम कल भी बात करेंगे, लेकिन एक अहम सवाल ये है सर कि क्या ये लड़ाई अब 2 मुल्कों से निकलकर ज्यादा लंबी फैलने की कोशिश कर रही है या फैल चुकी है? देखिए फैल रही है और उसकी वजह यह है कि अब होता क्या है कि आप जो बहुत सारे दूसरे कंट्रीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहले तो वो ये कहते हैं कि भाई आप जंग रोकें, जैसे कल तक आपने देखा था कि रशिया इन्वॉल्व हो रहा था, उसने कोशिश की लेकिन उसकी कोशिश बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुई। अब जर्मनी सामने आया है, जर्मनी ने भी अब कहा है कि भाई आप ये जंग रोकें, इसलिए कि इसमें आम लोग, आम शहरी वो भी हलाक हो रहे हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें फ्रांस भी बड़ा एक्टिव रहा है। फ्रांस ने तो बल्कि उसको आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग को लेकर उसने तुर्की पे निशाना लगाया, तुर्की पे इल्जाम लगाया है। तो उससे तुर्की और फ्रांस के ताल्लुकात जो पहले से ग्रीस और साइप्रस को लेकर के मामला चल रहा था, ईस्ट मेडिटेरियन में ऑयल को लेकर, एक्सप्लोरेशन को लेकर, वो फिर यहाँ पे भी आके उनके ताल्लुकात खराब हो गए, यानी फ्रांस के और तुर्की के। तो इसी तरीके से जंगें जो हैं बड़ी इसी तरह से हो जाती हैं कि जब उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आगे बढ़ता रहता है तो हर किसी को मौका मिल जाता है और वो कहीं ना कहीं से जंग को कहीं से उठाकर कहीं लेके चला जाता है। बिल्कुल सही आपने कहा कि छोटे मुल्कों के बीच से शुरू ही कहा सुनी, जैसे गली मोहल्ले की बात सुनिए कि बच्चों बच्चों में झगड़ा हुआ और फिर परिवार के लोग, 2 खानदान, 2 मोहल्ले, 2 बस्तियां, 2 गांव आपस में भिड़ते चले गए और लड़ाई जो है वो फैलती चली गई। जैसे हाथरस को ही देखिए,
जी। एक पीड़ित परिवार जो है वो दलित समाज से आता है, आरोपी जो है वो समण समाज से आता है, लेकिन अब ठाकुर यूपी से लेके राजस्थान तक का एक हो चुका है इस मामले पर, और दलित समाज के लोग भी तमाम जगह फैल रहे हैं इसके विरोध में। ऐसे ही जंगें होती हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।